जय हिंद, नमस्कार। यूपीएससी के सभी दोस्तों को आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कम टू स्टडी में। लगातार इसी प्रकार के हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराते रहेंगे और आप अपडेट रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का कोई भी वीडियो आता है। तो अब तक हम 75 नंबर के प्रश्न को देख चुके थे। अब हम देखेंगे 76 नंबर का प्रश्न है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। दूसरा है, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसमें हम उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 76 नंबर के प्रश्न में। अगला देखते हैं 77 नंबर का प्रश्न है हमारा। न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है हमारा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा कथन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार संविधान उल्लंघन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। सबसे पहले देखते हैं कौन सा गलत होगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा कदाचार के मामले में भी हटाया जा सकता है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो बचता है हमारा ए, पहला कथन सही है। इस प्रकार से इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा 77 नंबर के प्रश्न में। अगला देखते हैं हम 78 नंबर का प्रश्न है हमारा। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? कथन पहला है हमारा, देखते हैं। कथन एक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत की गई थी। दूसरा कथन है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो हमारा जो 78 नंबर का प्रश्न है इसमें हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद जो 339 ए के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसके विधानसभा की स्थापना करता है। इसके द्वारा दिल्ली के उच्च न्यायालय हेतु उपबंध नहीं किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 को अधिनियमित करके की गई है। इसीलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 241 में उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसके लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं। तो इसमें से हम देखते हैं दोनों हमारा गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 78 नंबर के प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं हम, इसमें इनमें से कोई नहीं, हम इसको लगा देते हैं मार्क। अगला देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय समितियों के गठन का उद्देश्य नहीं है? इसको हम देखते हैं। बहुत डिफिकल्ट, बहुत डायनेमिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पहला है हमारा, मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करना। दूसरा हमारा है, नीतिगत मुद्दों और प्रभावी प्रतिनिधि मंडल की गहन जांच की सुविधा प्रदान करना। तीसरा है, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना। चौथा है हमारा, डी ऑप्शन है, मुद्दों को सुलझाना और मंत्रिमंडल को विचार हेतु प्रस्ताव तैयार करना। तो इसमें हम अगर देखते हैं, इसमें हमारा सभी सही हो जाएगा, लेकिन इसमें तीसरा सही नहीं होगा। इसमें तीसरा नहीं है, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा 79 नंबर के प्रश्न में हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगर देखते हैं हम 80 नंबर का प्रश्न है हमारा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका पंचायत को केवल एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। यह निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा सकती है? ए, उस जिले के जिला न्यायालय को जिससे नगर पालिका या पंचायत संबंधित हो। दूसरा है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को। सी है हमारा, राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को
डी हमारा है राज्य निर्वाचन आयोग को। तो 80 नंबर के प्रश्न को हम थोड़ा देखते हैं, डिटेल में इसको देखेंगे। 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो ये देखेंगे हम, ये हमारा पहला गलत हो जाएगा, न्यायालय से संबंधित ये गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं क्या है, जब पहला गलत हो जाएगा तो दूसरा भी गलत हो जाता है इस प्रकार से हमारा, और तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को। तो इस वाले प्रश्न में हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 81 नंबर का प्रश्न है हमारा, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। कथन एक है राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा कथन है राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें हम सब जानते हैं कि इसमें जो होता है दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। इस प्रकार प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचन आयोजित किए जाने हैं, इसलिए कथन ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 82 नंबर का प्रश्न है हमारा, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो 82 नंबर के प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज मंत्री, बी है आवासन और शहरी कार्य मंत्री, सी है गृह मंत्री, डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। जो केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद की स्थापना हुई 1954 में की गई थी। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश एवं संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अगर हम इसको कभी पूछ लेगा कि केंद्रीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो 263 के तहत की गई है। और इसमें अगर हम देखते हैं क्या रहेगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 82 नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय स्वशासन की अनिवार्य विशेषता या विशेषताएं नहीं है। जिसमें पहला देखते हैं नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि, तीसरा है निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें नहीं है पूछा है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो जिसमें हम देखते हैं ए ऑप्शन है 1 2 3, बी ऑप्शन है केवल 3, सी ऑप्शन है 1 और 2, डी ऑप्शन है केवल 2। इसमें हम देखते हैं कौन सा नहीं है। इसमें ये है जो पहला हमारा है ये सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा नहीं है। तो इस हम देखते हैं जिसमें तीसरा है बी ऑप्शन। इस प्रकार से हमारा 83 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं होता है। अगला देखते हैं हम 84 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक या गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। ये स्पष्ट रूप से हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा हम कथन देखते हैं, इसके द्वारा शरणार्थी शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी सत्यापन के स्वयं को शरणार्थी घोषित कर सकता है। अगला है, भारत ने वर्ष 2010 में इस अभिसमय की पुष्टि की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2 3, सी केवल 2, डी 1 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें हमारा देखें तो केवल एक पहला कथन सही हो जाएगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। 84 नंबर का प्रश्न है और ये चर्चा में क्यों आया है इसको भी देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवृत्ति में सुझाव दिया गया कि दशकों से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए लेकिन सरकार द्वारा लागू नहीं किए गए शरण स्थल और शरणार्थियों पर मॉडल कानून को एक विशेष समिति से संशोधित किया जा सकता है।
हालांकि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए, परंतु शरणार्थियों और शरणस्थल चाहने वाले व्यक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 20, 21 से यह अधिकार प्राप्त होता है। तो इसको हम देख लिए थोड़ा। अगला देखते हैं हम 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय तटरक्षक बल के कर्तव्य हैं? ए समुद्री पर्यावरण परिरक्षण और संरक्षण, बी है समुद्री प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, तीसरा है हमारा तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा जो 85 नंबर का प्रश्न है इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा सभी ऑप्शन सभी कथन सही हो जाता है। 1 और 2, 3 तीनों कथन सही हो जाता है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 86 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार की। त्योहार और राज्य, ए व्यंजन द्वादशी उड़ीसा, दूसरा है मेदाराम जात्रा केरल, तीसरा है न्योकुम अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी केवल 1 और 3। तो 86 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, इसमें हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो जो व्यंजन द्वादशी है, उड़ीसा में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। यह संतुलित आहार का द्योतक है। यह पोषण और स्वच्छता को ईश्वरत के रूप में मान्यता प्रदान करता है, इसलिए एक सही सुमेलित है। अगला ये देखते हैं हम, न्योकुम यूलो अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी त्यौहार है, जिसे न्यूसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक 23 या 27 फरवरी तक मनाया जाता है, इसलिए तीसरा सही है। इसमें हम देखते हैं न्योकुम शब्द का अर्थ क्या है। 2 शब्दों न्योक अर्थात भूमि और कुम का अर्थ होता है एकजुटता से मिलकर। इसमें अधिक फसल और उपज देवी की कृपा प्राप्ति के उद्देश्य के साथ न्योकुम की पूजा की जाती है। इसको हम इतना डिटेल में देख लिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है, हो सकता है कि पूछा जाए स्पष्ट रूप से। अगला देखते हैं 87 नंबर का प्रश्न है हमारा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये आप सब जानते हैं, स्पष्ट रूप से गलत है। किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है, उसको 6 माह में अपना करना होता है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से इसमें हमारा दोनों गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा दोनों सही नहीं है। इसमें हमारा दोनों सही नहीं है, इसलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही नहीं है, दोनों गलत हैं। इसको आप सब जानते हैं, बहुत ईजी सा प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हुआ, अवधि समाप्त पर मंत्री नहीं रहेगा। और इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है, राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति कनाडा के संविधान से अपनाई गई है, ये सही हो जाएगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। अभी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो आप सब जानते हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, आनंदीबेन पटेल को जो है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रखा गया था। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 89 नंबर का प्रश्न है। ये अभी PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया था हाल ही में। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होती है।
ए है इसमें हमारा, जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। दूसरा कथन है, जब किसी सदन के सदस्यों का चुनाव कराने हेतु मतदाताओं के आह्वान करने वाली अधिसूचना जारी की जाती है। सी है, सदैव उस माह की पहली तारीख जिसमें निर्वाचन आयोजित किए जाने हो। डी है हमारा, जब उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन करना शुरू कर देते हैं। तो 89 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जारी कर देता है तब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो 89 नंबर का प्रश्न इस प्रकार था हमारा। 89 में हमारा ए सही हो जाएगा। इसको हम अगर देखते हैं, निर्वाचन आयोग सामान्यतः औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है और उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता ऐसी घोषणा को तुरंत बाद लागू की जाती है। ऐसी घोषणा उसके तुरंत बाद लागू की जा सकती है। अगला हम देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है, वे कौन थे? ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। ए, बॉम्बे के एक व्यापारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बी, एक वैष्णव संत और गुजराती साहित्य के अग्रणी। सी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध चित्रकार। डी, काठीवाड़ा के रियासत के शासक। तो हाल ही में जो नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। ये नरसिंह मेहताई की जो है 15वीं सदी के कवि थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे और मीराबाई के समकालीन थे। वे एक वैष्णव कवि, शांत कवि थे। वे गुजराती साहित्य एवं आदि कवि में पूजनीय थे। वे गुजराती साहित्य के अग्रणी कवि थे और महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। इसे उनकी सभा प्रार्थनाओं में बजाया जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक वैष्णव संत और गुजराती साहित्य के अग्रणी थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 90 नंबर के प्रश्न में हमारा। 90 नंबर का प्रश्न बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 नंबर का प्रश्न है, भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक संदर्भित करता है। ए, भारत की संचित निधि के निकासी के प्राधिकार को। बी है, राज्य के कराधान प्रस्तावों को। सी है, मंत्रालयों द्वारा अनुदान की मांगों को। डी है, वित्तीय वर्ष के किसी हिस्से के लिए अग्रिम रूप में कोई अनुदान प्रावधान करने के लिए। तो 91 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं तो हमारा इसमें ए सही हो जाता है। 91 नंबर के प्रश्न में हमारा ए सही हो जाएगा। संविधान में व्यवस्था की गई है कि विधि सम्मत विनियोग के अतिरिक्त भारत में की संचित निधि किसी भी धन की निकासी नहीं होगी। तदनुसार भारत की संचित निधि विनियोग व्यवस्था करने के लिए एक विनियोग विधेयक पूरा स्थापित किया जाता है। यह अधिनियम भारत की संचित निधि से भुगतानों को अधिकृत या वैध करता है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार की संचित निधि से कोई धन अर्हित नहीं किया जा सकता है। इसमें ये सही हो जाएगा। अगला है हम 92 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला कथन है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। दूसरा कथन है हमारा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो अगर हम इसमें देखते हैं हमारा जो 92 नंबर का प्रश्न है, पहला देखेंगे संविधान संशोधन वाला। जो संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, बताते हैं इसको, ये सही होगा कि नहीं सही होगा। संविधान संशोधन विधेयकों को पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमारा ये जो है पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित करता है। इसमें राज्यसभा कहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और जनवरी 2020 में लोकसभा और भारत के राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा समाप्त कर दिया गया। और जो राष्ट्रपति होता है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। ये भी दूसरा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से 92 नंबर का प्रश्न हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से किन संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है? ए, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। दूसरा है हमारा संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन का अधिकार। तीसरा है सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा पहला कथन है ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है स्पष्ट रूप से संविधान में प्रावधान है। दूसरा संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, ये भी संविधान में इसका भी प्रावधान है। सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार, इसमें संविधान इस बात का भी कोई संविधान में संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ये हमारा देखेंगे तीसरा गलत हो जाता है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया, अर्थात संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। तो अगर हम कभी अनुच्छेद पूछ लेगा तो अनुच्छेद 105 के तहत इसको हम ध्यान देखेंगे। इसमें वैसे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 94 नंबर का प्रश्न है हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। दूसरा है, अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय और सिफारिशों को केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो 94 नंबर का प्रश्न है, हम देखते हैं पहला जो इसमें क्या होगा। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है, इसलिए हमारा कथन 1 सही हो जाएगा। दूसरा हमारा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम अगर देखें थोड़ा डिटेल में देखेंगे, परिषद किसी भी बात, चाहे वह कानूनी अथवा गैर कानूनी हो, का निष्पादन कर सकती है, लेकिन इसका कार्य सलाहकारी या सिफारिशों सहित प्रकृति का है, न कि न्यायालयों की तरह निर्णय या बाध्यकारी प्रकृति होते हैं। ये सलाहकारी निर्णय देते हैं, न कि जो भी निर्णय देते हैं उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारा 94 नंबर के प्रश्न में हमारा ए सही हो जाएगा। 94 नंबर के प्रश्न में दोनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा 94 नंबर के प्रश्न में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न है, संसद में चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ए, शून्यकाल के दौरान सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन है, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों को मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य किसी भी मामले को उठाने के स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। ये हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार से कोई बाध्यता नहीं होती है, तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो केवल एक पहला इसमें हमारा सही होगा। 95 नंबर में ए सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान जो संसद के सत्रों के दौरान प्रतिदिन होता है, मंत्री सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हालांकि यह केवल तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। अतारांकित प्रश्नों के मामले में वो कभी भी मतलब बाद में उत्तर दे सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं उसका उत्तर देने के लिए बाद में। 96 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में देउचापचामी कोयला खदान स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़ में।
तो इसमें वैसे हमारा जो है 96 नंबर के प्रश्न में हमारा ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देउचा पचामी कोयला परियोजना के अंतर्गत अपनी भूमि देने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले मुआवजे के पैकेज में संशोधन किया है। देउचा पचामी जो है पश्चिम बंगाल में वीरभूमि कोयला खदान क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, जो 2102 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ विश्व की सबसे दूसरी बड़ी कोयला खदान है। तो इसमें कुछ फैक्ट देख लिए हैं यार, जो है 2102 टन इसकी जो है होगी। अगला देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न है हमारा। मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी हाल ही की पीसीएस वाली परीक्षा में पूछा गया है, इसमें बहुत डाउट रहता है। जिसमें हमारा कथन ए है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। कथन दूसरा है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो 97 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं क्या होगा, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार डाउटफुल प्रश्न रहता है। इसके पहले थोड़ा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पहले मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या समय के तत्कालिक आवश्यकताओं और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती थी, जिसके फलस्वरूप मंत्रिपरिषद का आकार अत्यंत वृहद हो गया। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब संसद के सदस्यों को मंत्री पद का प्रलोभन देकर उनका समर्थन किया जाता था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें हमारा दोनों कथन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 नंबर का प्रश्न है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति लक्ष्य इस क्षेत्र में के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है। दूसरा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन का बाजार हिस्सेदारी विश्व में सबसे अधिक है। तीसरा है इस तकनीकी से मानव ऊतक और अंग बनाए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें हमारा पहला गलत हो जाता है, 58 पहला गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तीसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई है और इसका जो अनुप्रयोग है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को बायो प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह ऊतक और मानव अंगों की जटिल आंतरिक संरचनाएं निर्मित करने में मदद करता है, इसलिए इसमें हमारा कथन 3 सही हो जाएगा। कथन 3 देखने किसमें है? ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 98 नंबर के प्रश्न में। हम देखते हैं 99 नंबर का प्रश्न है हमारा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल है, मिस प्रिंटिंग है। कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। नीचे के कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। इसमें हम देखते हैं हमारा दोनों कथन सही हो जाएगा। दूसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न में। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं? ए, अनुदान की मांग पर मतदान। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक की पुनः स्थापना। तीसरा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा 100 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक की पुनः स्थापना ये गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी राज्यसभाओं की जो है बराबर की भूमिका होती है। तो ये हमारा दोनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को भेजें जिससे लोगों को लाभ मिले। जो भी आपके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं, सबको भेजें। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।